ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट टाइप का देखेंगे, है ना। अभी से पूरा आपका पूरा मंडी तक चलेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। रिकॉर्डिंग, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। शहद प्रसंस्करण केंद्र इनमें से कौन से जगह स्थित है ना। कौन से जगह स्थित नहीं है पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। शहद प्रसंस्करण केंद्र इनमें से कौन से जगह स्थित नहीं है। हाइलाइटर पहले चलाना, कौन सा नहीं है वाला, समझ गए। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, कहां कहां पे है, ठीक है। तो याद क्या रखना है, यहाँ पे देखो आ रहा है शब्द शहद, ठीक है। अब कोई कविराज होगा जैसे कुमार विश्वास जी, बढ़िया कवि हैं भाई, ठीक है। तो शहद के लिए याद रखोगे कवि करके याद रखना, ठीक है। और इन कवि का नाम क्या है, भानु, ठीक है। तो भानु कवि शहद की तरह अपनी कविता सुनाते हैं। शहद मतलब एकदम ज्यादा मधुर मिठास होगी, ठीक है। तो शहद प्रसंस्करण केंद्र याद रखोगे, कवि भानु करके याद रखना, ठीक है। क्लियर है। कवि भानु याद रखना। क से क्या होगा भाई, कवर्धा। वी से क्या हो जाएगा, बिलासपुर। और भानु से याद रखोगे भानु प्रतापपुर। तो ये तीन जगह पे क्या देखने को मिलता है आपको, शहद प्रसंस्करण केंद्र देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन से जगह स्थित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन से जगह स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा बेमेतरा, ठीक है। यहां पे शहद प्रसंस्करण केंद्र स्थित नहीं है, ठीक है। बना भाई सभी से। अगला देखो, नेक्स्ट नंबर का सवाल, दूसरा नंबर का। क्वार्टाइट में मैं बताया था, याद करो, मैप में बताया था, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, इनमें से किस स्थल में क्वार्टजाइट पाया जाता है। कहां पे क्वार्टजाइट पाया जाता है, तो याद करो बताया था परसापाली करके, ठीक है। परसापाली बताया था मैं। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है ए, ठीक है। अगला देखो, तीसरा नंबर का सवाल। दोरला जनजाति में रसोई को क्या कहा जाता है। जैसे पर्टिकुलर विशेष जनजाति देखोगे और उनमें रसोई घर को एक अलग नाम दिया जाता है। अभी तक एक ही चीज सुने हो, भुजिया जनजाति के रसोई घर को क्या बोला जाता है, लाल बंगला, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है, फेमस भी है। फिर लेकिन अपने को अलग से और याद रखना है, दोरला जनजाति में भी रसोई घर को क्या बोला जाता है, याद रखोगे, ठीक है। तो दोरला जनजाति में रसोई घर को क्या बोला जाता है भाई, ओजल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओजल, ठीक है। क्लियर है। लाल बंगला ये भुजिया जनजाति वाला है, ठीक। दोरला ओजल, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चौथे नंबर का सवाल देखो, क्या बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया नहीं जाता बोल रहे हैं, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर बताओ। मोहरी। मोहरी मुंह से बजाया जाता है क्या, ठीक है। देखना, शादी बर बिहाव में ये मोहरी का भी उपयोग किया जाता है, तो मुंह से फूक के उसको बजाते हैं, है ना। सी 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 सही आ रहा है, आधे लोग का डी आ रहा है भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुंह से मोहरी बजाई जाती है, तोड़ी भी बजाई जाती है, सुडुर भी बजाई जाती है। ये मुयांग जो देख रहे हो ना, ये मुयांग मुंह से नहीं बजाया जाता भाई, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी मुयांग क्या होगा, सही होगा, मुंह से नहीं बजाया जाता, ठीक है। पांचवें नंबर का कथन और कारण वाला सवाल देखो। रामगढ़ की पहाड़ी स्थित सीता बेंगरा की गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है, सही है कि गलत बताओ। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है भाई। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है पहला, है ना। अब इसमें क्या होगा भाई, कारण क्या बताया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था और इसका वर्णन किसमें है, मेघदूत में मिलता है। तो कालिदास, ठीक है। ये ए सही है, आर भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन को पढ़ चुके थे अपन, है ना। तो अब खाली प्रैक्टिस सेट टाइप का रिवीजन देखते चलना, जितना भी आप लोग पढ़े हुए हो अभी तक उन सभी चीज को कंपाइल करके अभी एक हफ्ता खाली हम लोग का क्या चलेगा, रिवीजन सीरीज चलेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट है हम लोग करेंगे यहाँ पे, रेगुलर आएगा पूरे मंडी के पेपर तक, ठीक है। अगला देखो 6वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बताओ, इसको बताया था मैं भाई, इलेक्ट्रिक वाला चीज है, तो इलेक्ट्रिक वाला चीज है वो क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। किसको परिवर्तित कर रहा है भाई, तो किसको कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोटर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला देखो, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो पूरा ये पंचवर्षीय योजना की अवधि को याद रखना भाई, ठीक है। हर अवधि से कुछ ना कुछ खास हुआ है और उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, उसके ईयर को भी आप लोग याद रखना। और इसका 2-3 बेस लाइन बताया था मैं, याद करो। एक हम लोग का छत्तीसगढ़ का याद रखना, 9वीं पंचवर्षीय योजना में बना है, ठीक है। 1997 से कहां तक, 2002 तक, ठीक है। स्टार्टिंग का याद रख लेना, 50-51 वाला, जब हमारा देश आजाद हुआ है उसके जस्ट बाद संविधान बना है, तो वहां से पहला से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इसका बेस लाइन याद रखना, क्या होगा, छठवीं पंचवर्षीय योजना 85, 80 से 85, ठीक है। क्या होगा भाई, छठी पंचवर्षीय योजना, ए और डी, क्या क्या दे रहे हो आंसर जी। कैसे अलग अलग आंसर आ रहा है सभी का भाई, 80 से 85 याद रखना है ना। पी का समय इसके जस्ट बाद आएगा फिर, ठीक है। डी आएगा, है ना। जिसका ए आ रहा है थोड़ा चेक कर लेना भाई, डी ही होगा, है ना, ए नहीं होगा। 8वें नंबर का सवाल देखो, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा भाग बोल रहे हैं, चौथा भाग, ठीक है। उसमें कौन सा सही है बोल रहे हैं, बताओ। डीपीएसपी के बारे में है क्या, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में है। और डीपीएसपी में क्या बोला जाता है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तन होंगे, ठीक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तन होंगे, पहला चीज। दूसरा देखो, यहाँ पे पूरा लिखा रहता है ना कि इसमें जितने भी वाद होंगे वो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायालय के द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। किस ऑप्शन में, देखो ये कट गया, ये कट गया, दोनों कट गया, अब बचा हमारे पास केवल 2 ऑप्शन, ठीक है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये सही बोल रहा है क्या, किसी भी न्यायालय में इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता भाई, नीति निदेशक तत्व को, ठीक है। क्लियर, 2 सही दिख रहा है। तीसरा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इसी को तर्ज में रखते हुए क्या बनाते हैं, कोई भी राज्य है वो अपना क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, ठीक है। तो 2 सही है, 3 सही है, कहां पे है, देखो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, देखो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा वो जान लेगा कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे, है ना। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन को भी क्या कर सकते हो, एलिमिनेट करके बना सकते हो, ठीक है। मंडी उप निरीक्षक का कोर्स देखो, ऑनलाइन कोर्स 2 फेब से हम लोग स्टार्ट किए हैं, लगभग लगभग पूरा खत्म होने वाला है यहाँ पे, है ना।
अभी भी अगर किसी को कोर्स लेना है तो ये 899 में अभी मिल जाएगा भाई, ठीक है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज अब लास्ट समय में देखना है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के दिए हुए नंबर में फोन करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो 9वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या है भाई 9वें नंबर का सवाल, थोड़ा इसको ध्यान से समझो। कथन ए और कारण आर। देखो हर क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ सवाल बहुत इजी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसका पैटर्न हम लोग भी यही देखे हैं कि स्टार्टिंग में कुछ एक दो सवाल थे वो बहुत सरल थे। हर पेपर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, एक दो सवाल आपको बहुत सरल देखने को मिलेगा और उसी चीज को लोग आके बाहर में क्या बोलेंगे, हाँ पेपर बहुत इजी था। इजी नहीं होता भाई, पेपर हमेशा इजी टू मॉडरेट जाता है। तो कुछ सवाल अगर हल्के हैं, सरल है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आसान है ना। क्वेश्चन और भी देखोगे आप लोग तो समझ में आएगा उसका नेचर। पहला कथन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सही है कि गलत बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। पहला सही है कि गलत है? सही तो दिख रहा है। कैसे सही दिख रहा है? 1922 में एक घटना हुआ था, कौन सा? 5 फेब को। क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड, ठीक है। चौरा चौरी कांड हुआ भाई। अब इस घटना के बाद गांधी जी आहत हो गए भाई, और तुरंत आनन फानन में मीटिंग बुलाया और 12 फरवरी को क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इनके इस डिसीजन से जितने बाकी नेता हैं वो क्या हो गए थे, थोड़ा नाराज थे भाई गांधी जी से। इतना बढ़िया सब चल रहा है ना, इसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग भी नहीं लिए हैं इस घटना में, चौरा चौरी कांड में, ठीक है। तो फिर भी क्यों पूरे देश को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और असहयोग आंदोलन स्थगित कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से ये घटना हुई। इसके बाद गांधी जी को फिर जेल जाना पड़ा और फिर चित्तरंजन दास एक नई पार्टी शुरू करने चले भाई, है ना, 1 जनवरी के आसपास। तो ये कुछ घटना ऐसा हुआ था। तो कथन ए तो सही दिख रहा है हमारे पास। कारण देखो, इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी क्या किया गया था, विरोध किया गया था, है ना। और इन्हीं के द्वारा फिर एक अलग पार्टी शुरू की गई। ओके, क्लियर है? ठीक। तो कथन सही दिख रहा है, कारण सही दिख रहा है, लेकिन इसका व्याख्या सही है क्या? नहीं, व्याख्या सही नहीं है। कैसे व्याख्या सही नहीं है? तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए, बीच में याद रखना, ये कथन को काटना, कारण को काटना, बीच में क्योंकि लगाना। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील किया जाता है भाई। अब इसका ये सही कारण दे रहा है क्या? इसमें तो ये खपा है, विरोध कर रहे हैं, उसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर क्योंकि में यहाँ पे होता कि 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता तो ये सही है, ये सही है और उसकी सही व्याख्या है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लगाएंगे तो इसका पूरी तरह से पुष्टिकरण नहीं हो रहा है भाई। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर? समझ में आया ना ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? और एक बार समझा दो इसको। कथन कारण वाला जब भी आए तो इसका अगर बीच में क्योंकि लगाओगे तब इसका क्या निकलेगा, सही आंसर निकलेगा, ये बोल रहा हूं। क्योंकि में अगर यहाँ पे कारण रहता कि 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, तब ये सही भी होता और ये भी सही होता और उसकी सही व्याख्या करता। लेकिन चौरा चौरी कांड स्थगित हुआ है, उसका एक्चुअल में कारण नहीं बताया जा रहा है, यहाँ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये विरोध किया गया इसीलिए ये असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखना, ये और ये दोनों सही हैं लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10वें नंबर का सवाल, नंदा देवी की चोटी कौन से हिमालय में स्थित है? 10 का क्या होगा? आ रहा है ना सभी से? बन रहा है आंसर? 10वें नंबर का सवाल का बताओ। ए, सभी का आ रहा है।
बी डी सब अलग अलग आंसर। यहाँ पे देखो, हिमालय की 4 श्रेणियों के बारे में बताया था क्या, थोड़ा इसके पीछे विषय को समझो, है ना। क्या है भाई, यहाँ पे देखो पीके ना करके बताया था कुछ, है ना, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, तो इसमें याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय, इसको कुमायूं हिमालय, इसमें क्या होगा ये नेपाल हिमालय, और ए से क्या याद रखोगे, असम हिमालय। ठीक है, ओके। पंजाब हिमालय इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कुमायूं हिमालय देखना, ये कुमायूं हिमालय में ही याद रखोगे, ये गढ़वाल की पहाड़ी के क्षेत्र वाला आता है। ठीक है, गढ़वाल की पहाड़ी, कौन सा, उत्तराखंड वाला क्षेत्र, यूके वाला क्षेत्र। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड वाला। ठीक है, तो यूके करके याद रखोगे, कुमायूं हिमालय, और ये कहाँ पे है, यहीं पे गढ़वाल की पहाड़ी में याद रखोगे, नंदा देवी की चोटी स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय का भाग होगा। ठीक है, बी सही होगा भाई। ओके, डी को लॉक करो, डी को लॉक नहीं किया जाएगा भाई, है ना, गलत है। 11 नंबर का सवाल देखो, प्रदेश के भौगोलिक भाग के लगभग कितना प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र में बहुमूल्य इमारती लकड़ी, साल, सागौन और आयुर्वेदिक वन उपज विस्तृत है, याद रखोगे। 11वें नंबर का सवाल देखो, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना क्या भाई, बहुमूल्य खनिज, और ये बहुमूल्य खनिज जरूरी है। ठीक है, बहुमूल्य खनिज जरूरी है, और ये बहुमूल्य खनिज में याद रखोगे, इमारती लकड़ी है, साल है, सागौन है, आयुर्वेदिक वन है, ये सभी चीज क्या है, उपयोगी है हमारे लिए। ठीक है, तो जिसके पास याद रखोगे बहुमूल्य चीजें होंगी, है ना, जिसके पास बहुमूल्य चीजें होंगी, तो 4 लोग बात करेंगे उसके बारे में, नहीं नहीं उसके पास बहुत पैसा है भाई, बहुत अमीर आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जिसके पास बहुमूल्य चीजें होंगी, 4 लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 लोग याद रखना, 4 4 से 4 4.25। ठीक है, 4 4.25, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 12वें नंबर का सवाल देखो, बजट 2026-27 में कुल प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है। 2026-27 में बजट से क्वेश्चन आएगा भाई, इस बार देख लेना, है ना, बजट से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक सर्वे अभी लेटेस्ट वाला आया है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। और मेन कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जो पहला 2 पेज रहता है, वही 2 पेज से ही क्वेश्चन आ जाता है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो एक राजस्व वाला चैप्टर पढ़ लेना, राजकीय नीति करके आती है, वो वाला चैप्टर पढ़ लोगे। ठीक है, और लोकवित्त, ये 2 चैप्टर पढ़ लोगे, आराम से काम बन जाएगा, वनडे एग्जाम यहां से बाहर नहीं पूछता। ठीक है, क्या है भाई, कुल प्राप्तियां कितना है, तो कुल प्राप्ति याद रखोगे 172। ठीक है, कुल प्राप्ति याद रखोगे 172, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 13 नंबर का सवाल देखो, कुल प्राप्ति कितना है, 172। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमी याद रखोगी, ये रचनात्मक उद्योग से संबंधित है ना, रचनात्मक उद्योग से संबंधित है। फिर ऑरेंज इकोनॉमी याद रखोगे, ऑरेंज इकोनॉमी याद रखना उद्योग, कैसे याद रखोगे भाई, देखो ऑरेंज वाला जूस बनता है, कहाँ पे बनता है, किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी इंडस्ट्री में, किसी ना किसी उद्योग में बनता है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ऑरेंज कलर का क्या मिलता है, पेप्सी टाइप का मिलेगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा,
ठीक है, तो ये सब कहाँ बनेगा, किसी न किसी इंडस्ट्री में बनेगा। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, याद रखोगे। ऑप्शन कहाँ पे है देखो, उद्योग वाला यही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, अगला देखो 14 नंबर का सवाल। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है देखना, हर जगह कैमरे फिट किए जाते हैं और वहां पे बाघों का जो वहां पे पूरा क्षेत्र है, वहां पे उनका क्या एक्टिविटी है, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा भाई कि पूरे, अगर बाघ का एक रिपोर्ट आता है ना, बाघ वाला डाटा का, तो उसमें काउंट किया जाता है कि हाँ इतने इतने बाघ हैं करके, कैसे पता चलता है, वो सब किस में रहते हैं, कैमरे की निगरानी में रहते हैं, उस क्षेत्र में उसको छोड़ दिया जाता है ना। तो इसमें याद रखोगे क्या होगा, एक ऐप है, उस ऐप के द्वारा किया जाता है जानकारी इनके बारे में। ठीक है, तो कौन से मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा हमारा। ठीक है, ओके। 15 नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही द्वारा प्लातूस चोटी, है ना, हिमाचल प्रदेश में है। पतालसू चोटी याद रखना है ना, पतालसू चोटी। ये पतालसू चोटी कहाँ पे स्थित है भाई, हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है याद रखोगे, तो 900 फीट के आसपास इसका ऊंचाई है, दिया है क्या इसमें। ठीक है, 9000 फीट याद रखोगे। 9000 फीट पर क्या फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। तो ये छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही हैं भाई, और इनका नाम याद रखना, खेमराज साहू, आता है क्वेश्चन। ठीक है, कई बार वेट लिफ्टिंग वाला, तीरंदाजी वाला, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, खेल वाला सेक्शन से। और यहाँ पे याद रखना, कोई एक यूनिक चीज किया है, अगर कोई पर्वतारोही यहाँ पे आया है, स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ से है, तो छत्तीसगढ़ के सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, खेमराज पटेल याद रखना, तिरंगा। ठीक है, ओके, क्लियर। अगला देखो 16 नंबर का सवाल, कंप्यूटर से सवाल है। डिजिटाइजर को निम्नलिखित में से किस डिवाइस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। डिजिटाइजर क्या किया जाता है, एक्चुअल में ये क्या होगा, अगर डिजिटल साइन करना है, डिजिटल साइन, डिजिटल हस्ताक्षर आजकल चल रहा है भाई। देखना, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे प्रत्यक्ष रूप से वहां पे साइन नहीं किया जाता, सब किसका, डिजिटाइजर के माध्यम से डिजिटल साइन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, किस डिवाइस में वर्गीकृत किया जाएगा, तो दो डिवाइस पढ़ोगे आप, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये किस डिवाइस में आता है याद रखना, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है डिजिटाइजर। ठीक है, उबंटू, कुबंटू ये सब पढ़ते होगे है ना, लिनक्स, एस लिनक्स, डी लिनक्स ये सब पढ़ते होगे है ना। तो इसमें याद रखना, उबंटू में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या है, जिसका उपयोग उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। तो उबंटू का उपयोग किया जाएगा किसमें, डॉट डी ई बी में। ठीक है, डॉट डी ई बी में याद रखना उसका एक्सटेंशन। जैसे आप एक्सेल का एक्सटेंशन देखोगे, एक्सएलएस। ठीक है, ऐसा ही उबंटू का एक्सटेंशन है, याद रखोगे ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, जैसे किसी भी पीडीएफ है ना, फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट है, उसका एक्सटेंशन है, याद रखोगे। टेक्स्ट फाइल वाला भी याद रखना, तो ये एक्सटेंशन वाला सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है देखना, यहाँ दो तीन तरीके से आपको पढ़ाए होंगे है ना, रिंग टोपोलॉजी के बारे में, बस टोपोलॉजी के बारे में, स्टार टोपोलॉजी के बारे में। एक्चुअल में ये होगा क्या, जैसे ये बस टोपोलॉजी देखोगे तो ये एक स्ट्रेट टाइप का लाइन रहेगा, इससे एक कंप्यूटर कनेक्ट है, इससे एक कंप्यूटर कनेक्ट है, इससे एक कंप्यूटर कनेक्ट है। तो ये क्या कहलाएगा, बस, मतलब एक ही लाइन में जा रहा है और इसी वायर से सब कंप्यूटर क्या है, कनेक्ट है।
ठीक है। एक होगा स्टार टोपोलॉजी, इसमें याद रखना एक सेंटर में होगा, फिर यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसा कुछ होगा, है ना। रिंग टोपोलॉजी में भी यहाँ पे याद रखोगे। तो टोपोलॉजी में याद रखना एक मेन कंप्यूटर होता है, उसी मेन कंप्यूटर से ही क्या होगा, आगे अपना पूरा वो सप्लाई करेगा। तो इसमें से सबसे विश्वसनीयता किसमें होगा, मेस में होगा भाई, मेस टोपोलॉजी में। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई अगर बालक पीजी में रह रहा है, पीजी में रह रहा है और क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना। अगर वो खाना वाना बनाना नहीं चाहेगा तो उसकी डिपेंडेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, मेस में होगी। भाई वहां जाकर के खाना वाना खा के आएगा भाई, ठीक है। तो इसमें याद रख लोगे सबसे विश्वसनीयता किस नेटवर्क टोपोलॉजी में है, तो इसको याद रख लेना, मेस टोपोलॉजी। ठीक है, ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो, मेस में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 19वें नंबर का सवाल, वर्ड प्रोसेसिंग में हैकिंग इंडेंट क्या होगा। हैकिंग वाला इंडेंट क्या होता है बताओ, हैंगिंग इंडेंट, है ना। हैंगिंग वाले में क्या होगा, ये एक्चुअल में पैराग्राफ में जो लाइन का कमांड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट नहीं होगा भाई। यहाँ पे पहला जो लाइन होगा, पैराग्राफ का पहला लाइन है, उस पहले लाइन को छोड़कर सभी लाइन के इंडेंट को बताएगा, यही क्या कहलाएगा, हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, लटकता हुआ याद रखना। पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के पहले लाइन को छोड़ देगा, उसके बाद अगले जितने भी लाइन आएंगे उस पर वो क्या करेगा, इंडेंट करेगा, लेफ्ट या राइट मार्जिन करेगा। एक्चुअल में ये क्या होगा, ये लेफ्ट मार्जिन बोल रहा है, मतलब यहाँ पे देखो ये इतना स्पेस छूट रहा है, इधर ये पूरा ये स्पेस छूट रहा है, तो ये राइट मार्जिन है ना। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में है, मार्जिन और कंटेंट के मध्य अंतराल नहीं, पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बोल रहा हूं मैं, ये भी गलत होगा। पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर शेष सभी लाइन का इंडेंट, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा। ठीक है, अगला देखो 20वें नंबर का सवाल, खाली स्थान एक डेटाबेस में उपयुक्तता तथा पूर्णता को संदर्भित करेगा। कोई भी डेटाबेस पूर्ण है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें डेटा की इंटीग्रिटी को बता रहा है। ठीक है, कोई भी डेटाबेस है, डेटाबेस एक्चुअल में क्या होगा, पूरे भी सूचनाओं का क्या होगा, एक समूह होता है, उसी डेटाबेस में अगर पूर्णता है तो वो क्या कहलाएगा भाई, इसकी डेटा की इंटीग्रिटी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इनडेप या ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटी उसकी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये इसमें याद रखोगे, डेटा की इंटेग्रिटी क्या बताएगी, इसके पूर्णता को सूचित करेगी। अब थोड़ा अपन रीजनिंग के सवाल और मैथ्स के सवाल पे स्विच करते हैं। ठीक है, 21 नंबर का सवाल देखो क्या बोल रहा है, एक विशेष कोड भाषा में ये कुछ दिया है, इसके आधार पे अपने को इसका वैल्यू बताना है, क्या आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसी को फॉलो करके अपने को ये वाला सेगमेंट बनाना है। सबसे पहला इन दोनों को लोगे भाई, यू स्टार एफ, स्टार वाला कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो कौन से स्टेटमेंट में है, ये वाले स्टेटमेंट में। सी स्टार क्यू यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है, इसका अर्थ क्या है बोल रहा है भाई, जो सी है वो क्यू की मात्रा है, सी क्यू की मात्रा है, मतलब यू जो होगा वो एफ की क्या होगी, मात्रा जी होगी। ठीक है, समझ में आ गया, सी क्यू की मात्रा है ना, यहाँ पे यू एफ की मात्रा है। समझ में आया पहला, 21 का क्या आ रहा है, सी, ठीक है, सभी का आ रहा है भाई, समझ में आया ये पहला। दूसरा देखो, दूसरा देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन दोनों को लोगे एफ माइनस एल, एफ माइनस एल कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, सी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, क्यू
का पिता है ना, सी क्यू का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ जो होगा वो एल के क्या होंगे, पिताजी होंगे। एफ जो होंगे वो एल के पिताजी होंगे। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। फिर लास्ट क्या बोल रहा है देखो, एल हैज एम, हैज वाला कहीं पे है क्या, यहाँ पे देखो सी हैज, क्यू का अर्थ है सी जो है वो क्यू का भाई है, मतलब एल जो है वो किसका भाई है भाई, एम का भाई है। आ गया, आपका पूरा बन गया रिलेशन। तब क्या बोल रहा है, एल यू से किस प्रकार संबंधित है, एल यू से किस प्रकार संबंधित है बताओ। ये क्या होगा भाई, पोता होगा, है ना, पौत्र याद रखना। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है पौत्र, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक, क्लियर। बना सभी से ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी किसका किसका आंसर आया था, सभी का आया था क्या, ठीक। फिर देखो 22वें नंबर का सवाल, 22वें नंबर का सवाल, फलक आई होगा, है ना, यहाँ पे फलक आई के विपरीत एक पासा ये दिख रहा है, पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, तीन पासा टाइप का बताया था मैं, याद करो। एक सिंपल वाला होगा जिसमें केवल क्या होगा, एक फेस अगर समान होगा तो उसको पहले लिखोगे, मान लो यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पे टी दिख रहा है, तो यहाँ पे केवल टी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से किस डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, बताया था पी, और ये क्या होगा एम। यहाँ इस पासे में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये टी वाला समान दिख रहा है, उसके बाद क्या होगा, ए होगा और डी होगा। अब बताओ टी के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पे तो बोल रहा है ना, देखो पासे के ये वाले हिस्से हैं, तो याद करो एक पॉइंट में लिखवाया था, कॉपी चेक करना, जो इस पूरे पासे में नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, इसके विपरीत होगा। जो पूरे इस पासे में नहीं दिख रहा है वही क्या होगा, इसका विपरीत होगा। तो क्या होगा भाई, देखो P दिख रहा है क्या यहाँ पे, P तो है, A दिख रहा है क्या यहाँ पे, A भी है, D दिख रहा है यहाँ पे, D भी है, और क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे देखो T, T का विपरीत क्या आएगा, देखो I आएगा, M तो वहां पे दिख रहा है, तो T का विपरीत क्या आएगा, I। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फलक I के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो होगा भाई T। समझ में आया कैसे आया आंसर T, ठीक है। अब इसी में पूछा जाएगा, अगर कोई सा क्वेश्चन पूछ सकता है, P का विपरीत फलक क्या होगा, A हो जाएगा, M का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये T आ रहा है, T का विपरीत फलक क्या है, I। अगर इसी क्वेश्चन में देखोगे तो पूछा है I के विपरीत फलक क्या आएगा, तो I के विपरीत फलक एक ही दिख रहा है अपने को, T। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 23 नंबर का सवाल देखो, क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। सबसे पहले इसका करोगे क्या, एक नंबर पढ़ाए हो सर आप, ठीक है जी, देख लेना, उसको थोड़ा रिवाइज करते चलना, है ना। ये सेट है भाई, देखो 1 2 3 4, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो अपन देखो क्या दिख रहा है अपने को, P कॉमन दिख रहा है, मतलब यहाँ लास्ट से चालू करो, क्योंकि सब में क्वेश्चन में डिफरेंस दिख रहा है, तो जल्दी अपने को आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखो R के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, T दिख रहा है, P के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, R दिख रहा है, N के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, P दिख रहा है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो सेट हो रहा है क्या, देखो N के बाद एक संख्या छोड़ के O लिखोगे क्या आएगा, P, Q लिखोगे क्या आएगा, R,
एस लिखोगे क्या आएगा टी। तो यहां पे भी एक संख्या छोड़ के अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, अगर यहां पे अगर एल लिखें, एम लिखेंगे तो क्या आएगा, अगला संख्या एम आएगा। तो लास्ट वाला लेटर क्या आ रहा है भाई, देखो 3 लेटर में आखिरी जो लेटर है वो एल कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कहीं और एल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है। बन जाएगा, बनेगा सभी से। फिर देखो 24 नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक चीज याद रखो, सीरीज वाला जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तो वहां पे एक चीज बताया था, देखो यहां 4 से फिर बढ़ते जा रहा है, 30 से फिर ये बढ़ा है, तो नंबर यहां पे देखो अगर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो उसमें एक चीज हो रहा है, या तो मल्टीप्लाई हुआ है या किसी के स्क्वायर के फॉर्म में गया है। दो कॉन्सेप्ट बताया था सीरीज को बनाने के लिए। तो यहां पे याद रखना, या तो किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है या तो किसी का स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज अपन चेक कर लेते हैं, यहां पे देखो क्या आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, या कोई माइनस में मल्टीप्लाई होते जा रहा है क्या, है ना, ऐसा सब देखोगे। अगर 30 में से मैं 4 को घटाऊं, 30 में से 4 को घटाऊं तो कितना दिख रहा है, यहां पे देखो 26 के आसपास आ रहा है, पहला चीज तो समझ में आ गया। अब 82 में अपन 30 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहां पे देखो 2 इधर आया और इधर कितना आएगा 5 3 8। तो क्या हुआ है भाई, ये 26 का एक बार ही मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहां पे देखोगे तो 26 का जस्ट डबल दिख रहा है मल्टीप्लाई में, 26 का यहां पे क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है 52, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, 52 आ रहा है। अब ये दो हम लोगों ने चेक कर लिया, क्या तीसरे में भी ऐसा सेम रिलेशन मिल रहा है क्या, देखो 160 में किसको घटाओगे, 82 को घटाओगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने दो कंडीशन में देखा, एक में 26 निकल रहा था, एक में 52 निकल रहा था, 26 का वो क्या था, मल्टीपल था। तो इसमें कितना निकल रहा है भाई, देखो कितना आएगा, इधर जाएगा 8 और इधर आएगा 7, मतलब 78 के आसपास आ रहा है क्या। तो 78 में देखोगे 26 का ये 3 गुना दिख रहा है, 6 12 6 3 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 3 गुना दिख रहा है, मतलब यही सीरीज चलते जा रहा है भाई। इसको इसमें घटाओगे 26 का डिफरेंस दिखेगा, इसमें इसको घटाओगे 26 का डबल दिखेगा, इसको इसको घटाओगे तो 26 का 3 गुना दिखाई दे रहा है। फिर 264 में क्या करोगे, 264 में भी घटाओगे किसको, 160 को, कितना आ रहा है भाई 4 0, और इसमें क्या आ रहा है 1, 104 आ रहा है, ठीक है। और ये 104 किसका दिखेगा, 26 का 4 गुना दिखेगा, 26 का 4 गुना ही है, 26 का 3 गुना है, तो ये 26 का कितना गुना दिखेगा, 4 गुना, समझ में आ रहा है। अब अगला संख्या क्या आना चाहिए बताओ, 1 गुना 26 का, 26 का 2 गुना, 26 का 3 गुना, 26 का 4 गुना, अगला जो डिफरेंस आएगा वो कितना गुना आएगा, 26 का 5 गुना आएगा। अगला जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 26 का 5 गुना, 26 का 5 गुना कितना होगा, 5 6 31, मतलब 130 के आसपास। अगर यहाँ पे मैं 130 जोड़ दूं तो हमारा आंसर निकल जाएगा भाई, क्योंकि अगला जो संख्या आएगा, यहाँ पे मान लो कोई x संख्या आएगा, ये कितना होगा, इससे और इससे घटाओगे तो 130 का उसमें डिफरेंस रहेगा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, देखो 4 6 3 9, तो यही तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो जितना भी कॉन्सेप्ट अपन सीखे हुए हैं, जितने भी रीजनिंग का हम लोगों ने चैप्टर देखा है, उसी बेस पे आप क्या करोगे, सब क्वेश्चन को डील करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला देखो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Rn20 को SI4 में एक निश्चित तरीके से लिखा जा सकता है, उसी तरीके से MK5 को NF11
तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है भाई, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे देखो आर एन को ये क्या बनाया है, देखो एस आई बनाया है, आर एन को ये क्या बनाया है, एस आई बनाया है। ये संख्या को छोड़ दो, संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है, सब वहां पे देखो इन संख्याओं से क्या क्या निकल रहा है ये अपने को बताना है। आर में ऐसा क्यों करे, क्या करे कि ऐसा आएगा, बताओ। आर में अगर मैं केवल एक जोड़ रहा हूं तो क्या आएगा, एस आएगा। आर में केवल मैं एक जोड़ रहा हूं तो क्या आ जाएगा, एस। एन में क्या करूंगा कि आएगा आई। एन का कितना होता है बताओ, 14। और आई का कितना होता है, आई का मैं बताया हूं 9। याद करवाया हूं ना भाई, पूरा 26 लेटर कैसे कैसे याद करना है। तो ये कैसे आएगा बताओ, अगर मैं यहाँ पे 5 घटा दूं तब क्या आएगा, ये एस आई आएगा। एक कंडीशन तो ये समझ में आ रहा है। अगर सेकंड को चेक करो, एम के ये बन रहा है कितना, एन एफ। अगर ये आ जाएगा सेम कंडीशन से तो दोनों अप्लाई हो रहा है केस, ठीक है। एम में एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एन। पहला तो बन रहा है, ठीक है। के का कितना होगा, के का 11 होता है, याद करो। इसमें से अपने को घटाना है 5 तो आना चाहिए क्या, 6। और 6 किसका होता है, एफ का होता है क्या, F6 करके। तो ये रूल फॉलो कर रहे हैं भाई। तो वैसे ही सेम देखो, समान तर्क के अनुसार QV3 का किससे संबंध है, तो QV, Q में क्या करें, +1 करेंगे भाई, ठीक है। Q में +1 करेंगे तो ये आएगा, V में माइनस तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो यही इसका क्या आएगा, रिलेशन आएगा। क्या आएगा, Q के बाद एक जोड़ेंगे, R आता है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आर, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया, ठीक है। अगला चेक करो, भी का क्या होता है भाई बताओ, भी का 22 कैसे याद कराया था, ये एक लाइन दिख रहा है, ये एक लाइन दिख रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा 22। 22 में 5 जाएगा, कितना आएगा 17। 17 में क्या आता है, क्यू, क्यू 17, ठीक है। क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना है ये वाला, आगे बढ़ूं। 26 नंबर का सवाल देखो क्या बोल रहा है भाई, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से कथन तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। किसका है, कथन कारण वाला सवाल, ठीक है। और इसमें क्या बताया हूं, देखो एक रिलेशन बताया था सभी वाला, तो सभी वाले को आप ऐसे करके यूज करना, ठीक है। कुछ वाले को याद रखोगे इस टाइप से, नहीं वाला याद रखोगे इस टाइप से। ये 3 चीजें बताया था क्या, इसी को बनाओगे और इसी के आधार पे सारा क्वेश्चन अपन देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, सभी खीरे गाजर हैं। मान लो यहाँ पे खीरा है और ये खीरा क्या हो जाएगा, सभी खीरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे गाजर दिख रहा है। पहला बना क्या, सभी खीरा क्या दिख रहा है, गाजर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सभी खीरे फलियां हैं। सभी खीरे इसी में ही याद रखोगे, सभी खीरे फलियां हैं, तो ये सभी वाला बीच में ही आएगा, तो इसको ऐसे बना लो भाई, सभी खीरे क्या हैं, फलियां हैं, ठीक है। अगला देखो, कुछ फलियां सेब हैं, ये फलियां दिख रहा है और इसमें से कुछ वाला कंडीशन है, मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ फलियां क्या दिख रहा है, सेब दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा कथन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। निष्कर्ष में देखो, कुछ सेब खीरे हैं, सेब कहाँ है भाई, यहाँ पे है, खीरा यहाँ पे है, दोनों के बीच में कोई संबंध बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है। या भाई खीरा इधर है, सेब इधर है, दोनों के बीच में तो कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कुछ फलियां गाजर हैं, ये फलियां दिख रहा है, ठीक है, और ये गाजर दिख रहा है,
तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? फलियां का है। और इस पूरे हिस्से में आधा हिस्सा क्या दिख रहा है? गाजर का दिख रहा है ना भाई। तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? गलत, सॉरी, सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सा अनुसरण कर रहा है? केवल निष्कर्ष 2 का क्या करता है? ये अनुसरण कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो 3 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। एक सभी वाला सीखे थे, दूसरा कुछ वाला सीखे थे, और तीसरा कोई नहीं वाला सीखे थे। उसी तीनों का यूज करोगे, बना लोगे जी, है ना। आसान है। गाजर और फल्ली वाला समझ में नहीं आया? देखो एक बार और, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? खीरा है भाई, तो सभी खीरा गाजर है। पहला तो ये समझ में आएगा, सभी खीरा क्या है? गाजर है। अब अगला क्या बोल रहा है? सभी खीरे फलियां हैं। खीरा वाला ये वाला हिस्सा है, इसको ऐसे भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? खीरा इसके अंदर आना चाहिए, किसका? देखो, सभी खीरे फलियां हैं, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं बनाना चाहोगे, ठीक है, अगर इसको ऐसे नहीं बनाना चाहोगे तो क्या होगा? सभी खीरे क्या है? फलियां हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखना, कुछ फलियां क्या हो जाएंगी? सेब हो जाएंगी। ये फलियां हैं, इसका सेब है। बन गया ये डायग्राम। एक बार और ट्राई कर लेना, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। मैं पूछती हूँ तो नहीं बताते हो, क्या हो गया भाई? क्या हो गया आपको संध्या? बताया जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी है कि किसी के साथ पक्षपात किया जा रहा है ना। 27 नंबर का सवाल देखो, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताओ क्या आएगा 27 नंबर का? पिछला क्वेश्चन देखो तो बता नहीं सकते क्या? अभी फिर पिछला क्वेश्चन में देखते चलूंगा क्या? क्या दिक्कत है, बता दो भाई। क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो, अपने को क्या नजर आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या? 34 दिख रहा है, 24 दिख रहा है। तो दोनों को घटा के देखो, 34 में से 24 घटाओगे कितना आएगा बताओ? 10 आएगा क्या? फिर अगला 54 देखो, 54 में अगर 34 को घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है? देखो 20 आ रहा है। 94 में 54 को घटा रहे हैं, कितना आ रहा है भाई? यहाँ पे देखो 0, और इसमें कितना आ रहा है? 4, 40। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है अपने को। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है अपने को। अगला देखो 174 आ रहा है क्या? 174 में क्या आ रहा है? -94 को घटा रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे? देखो 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है अपने को? देखो 10 का ये क्या हो रहा है? डबल 20, 20 का ये क्या हो रहा है? डबल 40, 40 का ये डबल क्या हो रहा है? 80। तो 80 का डबल क्या आएगा? अगला आएगा 160 भाई। क्या आएगा? 160 आएगा, और इसमें से 160 को जोड़ दो। ऐसा कुछ दिखेगा क्या? नहीं, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे? देखो 160 क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है उसका, है ना। 160 क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। 174 में से 160 को जोड़ोगे कितना आएगा? 4 कहाँ पे दिख रहा है? 6 6 12 और 1 13 का 3 हाथ में आया, 1 यही दिख रहा है। 1 1 2 और 1 3, 3 3 4 क्या आएगा इसका आंसर? आ रहा है सभी का 3 3 4? ठीक है, बनाइए।
अब अगला देखो 28 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला है भाई, और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये जो है बन रहा है ये, ठीक है, इसका संबंध है ये। अब उसी प्रकार इसका संबंध किससे है, इससे है। दिए गए विकल्पों में से इसका क्या संबंध होगा ये अपने को बताना है। तो देखो सबसे पहले देखो ये क्या बन रहा है भाई, ई एस ए डब्ल्यू, ये क्या बन जा रहा है, जी भी और सी जेड बन रहा है। कैसे बन रहा है उसका थोड़ा अपन कारण समझते हैं। ई में अगर एफ जोड़ दें, ई एफ क्या हो जाएगा, जी। पहला तो ये समझ में आया भाई। एस में देखिए एस टी यू, और ये क्या हो रहा है भी, मतलब पहले में एक संख्या को जोड़ रहे हैं, दूसरे में दो संख्या जोड़ रहे हैं अपन। ए में देखो, ए में क्या बन रहा है भाई, सी बन रहा है, तो ए के बाद बी आएगा और सी बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या रहा है डब्लू, डब्लू में क्या जोड़ रहे हैं, एक्स और वाई को जोड़ रहे हैं, बन क्या रहा है जेड। तो पहले में क्या कर रहे हैं, +1 जोड़ रहे हैं अपन, दूसरे में +2 जोड़ रहे हैं, फिर तीसरे में +1 जोड़ रहे हैं, दूसरे में क्या जोड़ रहे हैं, +2। ऐसा कुछ अपने को यहाँ पे दिख रहा है भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, TIPD, ये क्या बन जा रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर सेम लागू होता है क्या, TUB बन रहा है क्या, हाँ पहले तो आ गया भाई भी वाला। आई इसमें 2 जोड़ेंगे, जे के, अगला बनेगा क्या, एल, एल आ रहा है क्या, हाँ ये भी आ रहा है। फिर अगला देखो आर, मतलब यहाँ पे देखो पी है ना, पी के बाद क्यू आर, अगला देखो क्या है, डी दिख रहा है क्या, डी के बाद ई एफ और आ रहा है जी। तो मतलब ये रूल भी फॉलो हो रहा है, +1 +2 +1 +2। तो अगला भी क्या आएगा, सेम इसी रूल के हिसाब से आएगा भाई, एक्स यू एन सी, एक्स में क्या जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे, एक्स वाई और क्या आएगा जेड, पहला अक्षर क्या आएगा जेड। यू के बाद देखो भी डब्लू एक्स, एन के बाद क्या आएगा, ये आएगा। सी के बाद क्या आएगा, एफ, ऐसा कुछ आएगा क्या बताओ, जेड एक्स पी और एफ सभी का आ रहा है क्या। सर रीजनिंग बहुत टाइम खाता है, क्या करें इसके लिए। नहीं मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा लेट लग रहा है, जब आप लोग भी ऐसा स्पीड कैलकुलेट खुद से करोगे तो इजी पड़ जाएगा, है ना। और रीजनिंग और मैथ्स के लिए तो टाइम तो बचाना है भाई, इसलिए कोशिश करना पेपर में थोड़ा जीएस वाला पार्ट को जल्दी जल्दी पढ़ना, है ना। कूट वाला क्वेश्चन आएगा भर भर के, तो थोड़ा उसको जल्दी से पढ़ने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। मैथ्स और रीजनिंग के लिए जितना टाइम बचा सको उतना बढ़िया है ना। बन जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है भाई ऐसा सवाल का, ZXPF, यही आ रहा है क्या, ZXPF कहीं पे है, ZXPF, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर का सवाल देखो, ऐसा कुछ दिया है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है ना। अभी हाल ही में एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, तो इसके लिए अपने को पहले से प्रिपेयर रहना है भाई। एक बार अगर पूछा है वो, तो ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न क्वेश्चन बना सकता है व्यापम, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे ABCD पढ़े हो ना, वैसे आपको यहाँ पे जमाना है भाई।
तो इस संख्या में इस वर्णमाला में देखो सबसे पहले ए आ रहा है क्या, यहां पे देखो इस शब्द में सबसे पहले ए वाला दिख रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, देखो ए के बाद डी दिख रहा है, ए बी सी डी ऐसा टाइप का दिख रहा है ना। उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, उसके बाद जी दिख रहा है, जी के बाद क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, जी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ठीक है। यू तो एकदम लास्ट में आएगा। उसके बाद देखो एल दिख रहा है, एल दिख रहा है, उसके बाद एन दिख रहा है और लास्ट में यू दिख रहा है ना। एल है, एन है और क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। पहले तो ये जमा लिया भाई। क्वेश्चन बोला है कि इस अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित कर लिए। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, ये नया अक्षर समूह बन गया। बाईं ओर से तीसरा, 1 2 3, ठीक है, बाईं ओर से तीसरा, समझ में आया। बाईं ओर से तीसरा बोल रहा है, देखो बाईं ओर से तीसरा, और दाईं ओर से पहले अक्षर, दाईं ओर इधर है पहला अक्षर यू है, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर हैं। यहां पे 1 2 3 मत मार देना, 3 गलत होगा। वहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर आते हैं, तो आपको गिनना पड़ेगा। जी के बाद क्या आता है, देखो एच आई जे के एल, 5 5 का एक सेट बनाते हैं। देखो ये 5 शब्द का एक सेट, 5 अक्षर का एक सेट हो गया। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये 3 दिख रहा है। उसके बाद तो यू आ रहा है भाई, तो ये 5 दिखा, ये 5 दिखा और ये कितना है 3, तो 5 5 10, 3 कितना आ रहा है 13। ऑप्शन नंबर डी में है क्या 13, ठीक है। 13 समझ में आया, कैसे आ गया, 14 नहीं आएगा भाई, 13 आएगा, है ना। काउंट करके देखो ना, 13 आ रहा है ना। थोड़ा समझ में नहीं आया तो पूरा समझाते हैं। देखो ये शब्द दिया है अपने को और क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इन शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला जो आप लोग जान रहे हो ना, 26 लेटर का ABCDEFG से लेकर के जेड तक, उस फॉर्म में जमाना है अपने को। तो पहले तो ये फॉर्म में जमा लिया अपन, पहला हमारा खत्म काम। अब क्या बोल रहा है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह, ये नया अक्षर समूह बन गया। इस समूह के बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा क्या है, ये 2 छोड़ के ये क्या हो जाएगा तीसरा, और दाईं ओर से पहला अक्षर मतलब ये। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जी और यू के बीच कितने लेटर आते हैं भाई, तो ये इतने लेटर आते हैं, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, ठीक है। किसका क्वेश्चन था, पुष्पेंद्र, समझ में आया भाई, ये समझ में आया ना कैसे किया है इसको। ठीक है, 30वें नंबर का सवाल देखो क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति ऐसा कुछ है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब यहाँ पे 7 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई, ठीक है। जी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मान लो कोई व्यक्ति होगा जी और इसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति खड़े होंगे, ठीक है। ठीक है भाई, यहां समझ में आया। जी के दाईं ओर केवल कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। जी और एल के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, जी होगा और एल होगा, इसके बीच केवल कितने लोग बैठे हैं, देखो 2 लोग। 2 स्टेटमेंट समझ में आया क्या, जी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी के दाईं ओर 1 और 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एल के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, यहाँ पे जी है और ये एल है, दोनों के बीच में केवल 2 लोग बैठेंगे। ई और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं,
अब ई और एम कहाँ कहाँ है भाई, देखो इसको, ठीक है। एम जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एम जो है जी के ठीक बाईं ओर यहां पे बैठा है एम, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था इसके पहले वाला, ई और एम के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ई होगा और एम के बीच केवल दो व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ई और एम के बीच केवल दो व्यक्ति बैठेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। क्या बोल रहा है देखो, एच के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच होगा वो के ठीक दाईं ओर बैठा होगा, ठीक है, एच के ठीक दाईं ओर बैठा होगा, तो कहां पे बैठा है देखो, एच के ठीक दाईं ओर बैठा है, इधर तो नहीं बैठ सकता, यहां पे दो जगह खाली है, तो यहां पे एच के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है एच, एक जगह खाली है, एक जगह किसका है देखो, यहां पे कौन सा आ जाएगा, एफ बच रहा है क्या, केवल एफ बच रहा है, यहां पे आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरे स्थान पर एफ है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट वाला समझ में आया, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बैठाना है इसको, ठीक है। क्लियर है भाई। अगला देखो 31 नंबर का सवाल, क्या बोल रहा है, एक आइसक्रीम कोन का आयतन इतना दिया है ना, आइसक्रीम कोन का आयतन, तो आयतन कितना दिया है देखो, आयतन दिया है 128 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ये समझ में आया। और कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दोगुनी है, कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दोगुनी है, ये अपने को कंडीशन दिया है। कोन की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, ये अपने को निकालना है। अब ये बार बार कोन बोल रहा है भाई, कोन कैसा है, ऐसा टाइप का, ठीक है, तो ये शंकु टाइप का ही दिख रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सीधा शंकु बोल सकते हैं। और क्या क्या दिया हुआ है अपने को देखो, ये कौन कौन बोल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, शंकु। और शंकु का क्या दिया हुआ है अपने देखो, आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, समझ में आया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया भाई, पढ़ो चुपचाप अभी, इधर उधर बहुत बात कर रहे हो। शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन अपने को दिया हुआ है कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है देखो 128 डिवाइडेड बाई 3 पाई, और यहाँ पे क्या दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कहाँ पे कुछ दिया है आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू दिया है अपने को 2r करके, ठीक है। तो यहां से देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कटा क्या, ये 3 से 3 कटा क्या, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 से 2 को काट दो भाई, 2 छक्का 12, 2 चौं 8, ये किसके बराबर दिख रहा है, आर क्यूब के बराबर। तो यहां से केवल आर की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, आर की वैल्यू कितना निकलेगा, 4 का क्यूब दिखेगा, 4 चौं 16, 16 चौं 64, ठीक है। तो क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, एच अपने को दिया है, आर अपने को दिया है, बन जाएगा क्या आगे, बन जाएगा। यहां से h कितना निकलेगा देखो, 4 आ रहा है तो 4 दूनी 8, तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है, √ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h का स्क्वायर कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसका देखो 4 16, ऐसा कुछ दिया है, निकाल लो भाई आगे। 4, सभी का आंसर आ रहा है डी, ठीक है, कितना आएगा √80,
6 4 10 का शून्य हाथ में है, एक 4 5 और एक 6 7 और एक 8। ठीक है, रूट 80 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में। बना सभी से? ठीक है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में दिया है आयतन, अपने को आयतन का फॉर्मूला मालूम है, रख लो निकल जाएगा भाई। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट 32 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य कहने का मतलब, को प्राइम कहने का मतलब क्या है? देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले वह संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ठीक है, वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं उसी संख्या से कटे, वही क्या कहलाता है? प्राइम कहलाएगा भाई। तो यहाँ पे देखो कटना नहीं चाहिए एक दूसरे से भाई। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सहभाज्य हो जाएगा। अगर कटेगा तो, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? सह अभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 पंचे 35, ये कट जा रहा है क्या? ये तो नहीं होगा इस ऑप्शन में। ठीक है, 217, 7 14 7 21, ये लगभग 217 का 3 गुना दिख रहा है क्या? देखो तो 7 21 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 दूनी 6, 51। ये भी नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो इसी का मल्टीपल दिख रहा है। 32 64 लास्ट में दो दो आ रहा है, सम संख्या है, तो आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। समझ में आया? एलिमिनेट करके भी आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, बनेगा ये। चेक करना होगा तो कर लेना, बाकी यहाँ पे और फालतू का टाइम वेस्ट मत करना भाई। चेक करना होगा तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 9 का दिख रहा है, 8 का दिख रहा है, तो पहले 9 दूनी 18 करके देखो, है ना? 2 का कर लो और 8 का कर दो, 9 का, है ना? 9 दूनी 18, 18 में क्या ऐसे करें कि 198 आएगा, तो 18 में लगभग आप गुणा कर दो 11 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये वाला संख्या आएगा। खैर उसको जानने की जरूरत नहीं है, ये वाले फैक्टर करोगे 198 आ रहा है। 175 25 के पहाड़ा में आता है क्या? 25 अट्ठे 200, उससे 25 कम होगा, मतलब 25 सत्ते में आएगा। तो देखो इस वाले फैक्टर में, इस वाले फैक्टर में कोई कॉमन ऐसा संख्या है जो कट रहा है क्या एक दूसरे से? नहीं है भाई। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि डायरेक्ट आप यहां से लगा सकते हो। ठीक, अगला देखो 33 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, मान लीजिए x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 8 है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से आरोही क्रम में इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हो नीरज? थोड़ा बहुत सेंस है भाई, क्या बोल रहे हो जो? हम्म, दिमाग है थोड़ा बहुत कि घुटने के पास चला गया है? अगला देखो, x का वैल्यू क्या होगा? 5, y का वैल्यू क्या होगा? 8। इस सवाल में रखो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ऊपर वाली संख्या, और नीचे में क्या हो जाएगा? 8 में 1 घटाओगे क्या आएगा? 7। तो पहला वाला समझ में आया क्या? पहले वाला समझ में आया क्या? 6/7। दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा? देखो 2x बोल रहा है, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ पे देखो 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया, कितना आएगा? 13। समझ में आ रहा है नंबर? फिर यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा? 9 बनेगा क्या, और नीचे क्या आएगा? 5 दूनी 10 में 1 गया 9। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा? देखो y+1, मतलब ये क्या हो जाएगा? 8 और 1 9, और यहाँ पे क्या आएगा? देखो 5 दिया 15, 15 में से 8 जाए भाई तो कितना आएगा? 15 में से 8 जाए, 5 2 7, ऐसा कुछ आएगा क्या? ठीक है, समझ में आया ये? तो चारों संख्या अपने को मिला, देखो पहला वाला मिला है 6/7, दूसरा क्या मिला है? 10/13, और तीसरा क्या मिला है? 9/9।
और चौथा क्या मिला है 9/7। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में अब डायरेक्ट कन्वर्ट करो पॉइंट में तो क्या आएगा देखो, 7 से भाग दोगे, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते है ना, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो इसको भाग ही देना पड़ेगा। तो 7 में भाग दो 6 को, नहीं जाएगा भाई, तो डायरेक्ट अपन थोड़ा करते हैं 0 है ना, और यहाँ पे लगा देते हैं 60। ठीक है, 7 अट्ठे 56 के आसपास आ रहा है 4। आगे अभी पॉइंट मत करो, यूज होगा तो देखेंगे। फिर अगला देखो क्या आएगा, 13 भागित क्या करोगे 100, 13 सत्ते 91, 0.7 आ रहा है ये वाला संख्या, या ये वाला संख्या कितना आ रहा है 0.8। ये तो क्या निकल जाएगा, एक आएगा भाई, 9/9 करोगे एक ही आएगा। फिर यहां से देखो 7 से भाग दो, 7 एक कम 7 बचा 2, ठीक है, यहाँ पे फिर 0 लगाओगे पॉइंट में आएगा, 7 दूनी 14, तो 1.2 आ रहा है। तो चारों का आंसर अपने को निकल गया भाई। देखो सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटे से अपने को जमाना है। सबसे छोटे वाला ये बीच वाला 10/13 है भाई, तो 10/13 कहाँ पे है देखो, 2x डिवाइडेड बाई 2y-3, कहीं पे है क्या, 2x डिवाइडेड बाई 2y-3, सब में दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है, इसको काट दो भाई, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है ना। अगला देखो 0.8 वाला, 0.8 वाला 6/7, x+1 वाला कहाँ पे है, x+1 वाला है, x+1 y-1, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये कट गया हमारा आंसर, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा क्या आएगा, 1 वाला आएगा, 1 वाला कहाँ पे दिख रहा है, y+1 वाला दिख रहा है, y+1 कहाँ पे है, y+1 यहाँ पे भी है, और क्या दिख रहा है 2x-1, यही दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। ठीक, आ गया भाई समझ में। अगला देखो एवरेज का सवाल है, 34 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, तो एवरेज वाले में जब भी ऐसा सवाल दिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर आएगा उसको भाग दे दो, इसमें ज्यादा और तामझाम करने की जरूरत नहीं है। 20 छात्रों का औसत अंक कितना बोल रहा है 70, 20 का औसत अंक 70 है, 7 दूनी 14, डबल जीरो। फिर 30 छात्र का औसत अंक कितना बोल रहा है भाई 80, 8 16 8 या 24, 0 0 4 4 8 2 और 1 3। ये समझ में आया क्या, 20 छात्रों का औसत अंक 70 बोल रहा है, 30 छात्रों का औसत अंक 80 बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इधर टोटल देखो 30 छात्र, 20 छात्र और 30 छात्र, टोटल 50 छात्र। क्या बोल रहा है भाई, पूरी कक्षा के औसत अंक को बताइए, पूरी कक्षा का औसत अंक देखो, औसत अंक आया है 3800, और 3800 में भाग दे दो टोटल नंबर 50 को, ठीक है, 5 सत्ते 35, 3 38, 5 6 31, 76, कहाँ पे है देखो 76, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा भाई हमारा। ठीक है हर्ष, बोल देंगे भाई, आपका जो डाउट है क्यूरी है। तब्बू, फोटो खींच के रख दो, तो वो क्या बोल रहे हैं हर्ष, वो हर्ष क्या बोल रहा है उसको कमेंट को फोटो खींच के रख लो।
वॉइस क्लियर है क्या जी? आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ? हम्म। नहीं दिख रहा है? आगे। दिख तो नहीं रहा है यार। तो एक काम करना, खत्म कर दे यहाँ तक। चलो देखो, हो गया भाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता कि एकदम चिल्लाना चालू कर दे तो। क्या बोल रहा है? 600 मीटर का दौड़ है, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड में दौड़ जीत ली। यदि ए की गति और बी की गति का अनुपात 2:1 है तो बी की गति क्या होगी ये बताओ। तो यहाँ पे अपने को दिया क्या क्या है, देखो ए की गति दिया है 2 और बी का गति कितना दिया हुआ है 1। ये दो कंडीशन अपने को दिया है ना? ए का गति दिया है 2 और बी का गति दिया हुआ है 1। ठीक भाई, क्लियर? यहाँ तक ये समझ में आया अपने को? यहाँ कहने का क्या मतलब है, देखो दो लोग खड़े हैं, जैसे अपन बचपन में खेलते थे ना, अपने छोटे भाई को बैठा देते थे, चल दोनों भागना चालू करेंगे और क्या कर तू पहले चल, है ना, तू दौड़ के जा और हम लोग तेरे पीछे पीछे फिर दौड़ेंगे, है ना, फिर भी तेरे को हरा देंगे, ऐसे बोलते थे ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, पहले एक स्टार्ट दे रहा है ना, ए जो है वो बी को स्टार्ट दे रहा है 5 सेकंड पहले, तू दौड़ ले। जब वो दौड़ना चालू किया, है ना, और ये पूरा रेस का आखिरी पॉइंट है यहां तक पहुंचाना, तो उसमें याद रखना 20 सेकंड से ये दौड़ भी जीत लेगा। तो टोटल यहाँ पे देखना 5 सेकंड का पहला दौड़ ले रहा है और 20 सेकंड का आखिरी में दौड़ से हरा रहा है, तो टोटल जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 25 सेकंड का डिफरेंस है भाई। कितने का डिफरेंस है? 25 सेकंड का डिफरेंस है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यहाँ पे अगर ये 2 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, चलो इसको अपन मान लेते हैं भी, इसको भी मान लेते हैं भी। कितना दौड़ना है? 600 मीटर का दौड़ है। टी ए अगर भागेगा तो कितना होगा? 600 मीटर का दौड़ होगा। टू भी वेग से जाएगा, गति से जाएगा, और टी बी का अपन मान लेते हैं क्या हो जाएगा, 600 से जाएगा और भी के स्पीड से जाएगा। यहां से कुछ कट रहा है क्या? दो तिया करके कट रहा है, ये देखो 300 बटे भी। अब यहाँ पे देखो दोनों के गति में एक साथ जा रहे हैं तो समय का कितना डिफरेंस आ रहा है? 25 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, टी बी का पहले और टी ए का। तो यहाँ पे देखो ये दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। करके देख लो कितना आएगा, 600 भी डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 300 भी बराबर कितना आ रहा है? 25। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है, देखो 300 बटे भी, है ना, कितना दिख रहा है? 300 बटे भी बराबर कितना दिख रहा है? 25। कितना आएगा भाई बताओ, कितना आएगा इसमें देखो? बड़ा आएगा। ठीक है, सभी का आंसर सही है। ठीक है, सभी का सही है। 25 एक कम 25 कितना आ गया? 5, 25 दूनी 50, 12 दिख रहा है क्या? 12 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया ना? 36 नंबर का सवाल देखो, 15% की कमी के बाद अजय की आय इतना रुपए हो जाती है, उसकी मूल आय क्या थी? परसेंटेज वाले में ऐसे किए थे, जब भी ये कमी वाला दिखे 15% का कमी,
मतलब 100% है, उसमें 15% की कमी बोल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 85% का वैल्यू आपने को कितना दिया है, 212500 ये दिया है। तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 212500 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 85%। अब इसी को निकाल दो 100%, 100% की वैल्यू क्या आएगी, 212500 डिवाइडेड बाई 85 इंटू क्या होगा 100, बन जाएगा ये, काट फिट के देख लो आ जाएगा आंसर। समझ में आया ये, कितना आ रहा है करके देखो जल्दी। हाँ ठीक है, सभी का आ रहा है सी, काट लो भाई। 5 दूनी 10, 5 शून्य, 5 एकम 5, 3 8 इधर गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 17 से काट लो इसको, 17 से एक बार काटोगे तो ये कितना जाएगा, 17 एकम 17, कितना आएगा, 3 और 1 4, 17 दूनी 34, 6 2 8, 17 पंचे 85, डबल जीरो। ठीक है, क्लियर है। अब इसका देखो 125 का डबल कितना आएगा, 250 के आसपास आएगा, 250 ट्रिपल जीरो, 250 ट्रिपल जीरो कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है भाई, 37 नंबर का सवाल देखो, एक शंकु की 5 सेंटीमीटर है, उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बताओ, 4 सेंटीमीटर होगा क्या। ठीक है, इतना समझ में आया। शंकु का आयतन अपने को निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है भाई। क्या बोला है यहाँ पे देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको निकालना है अपने को, तिर्यक ऊंचाई कहने का क्या मतलब है, एल, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखो थोड़ा एच अपन निकालेंगे, एच क्या होगा भाई, एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये समझ में आया ना, एल इक्वल टू क्या होता है, √ओवर, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे अपन। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो क्या आ जाएगा, एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू निकालो, एल का कितना दिया है 5, 5 का मतलब 25, 4 का 16, कितना आएगा देखो, कितना है, 4 और 1 5, तो एच का वैल्यू क्या आएगा 3, आ गया क्या, हाइट का वैल्यू 3। ठीक, और अपने को क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर याद रखना क्या होगा, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई, पाई का वैल्यू कुछ रखना है बोला है क्या, जहां पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 दिया हुआ है ना, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। अगर आंसर यहाँ पे पाई में आता तो पाई को वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। आर का वैल्यू कुछ निकाले हैं अपन, यहाँ पे देखो 16, एच का वैल्यू, हाइट का वैल्यू कुछ निकला है 3, तो ये 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा क्या, 22 × 16 क्या हो जाएगा 7, करोगे आंसर आ जाएगा भाई। 16 × 16 = 32, 2 हाथ में आया 13 है ना, 16 × 16 = 32, 32 और 13 कितना आएगा, 3 2 5, 3 और 1 4, 45, 452 डिवाइडेड बाई 7 करके देखो कितना आ रहा है, 7 6 का 42। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, 3 से ये 3 कट गया है ना, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू अपन निकाले हैं 4, 16 करके देखो तो आ रहा है क्या, 16 दूनी 32, 2 48 आ रहा है क्या।
352/7। बी आ रहा है ना 50। ठीक है, करना उतना कैलकुलेट। अगला देखो 38 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। 38 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है देखो, 50.8, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, 51 और 78 के बीच क्या अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो ये अभाज्य संख्या को अपने को निकालना पड़ेगा भाई, सबसे पहले अभाज्य संख्या को निकालना पड़ेगा। तो 51 के बीच और 78 के बीच क्या क्या अभाज्य संख्या आता है देखो, निकालो इसको। कितना आएगा, एक आता है भाई 53, अगला क्या आता है 59, 61 जाता है कि नहीं जाता, जाता है कि नहीं जाता बताओ, नहीं जाता भाई। 61, 63, सॉरी 61, 63 तो चला जाता है ना, 3 से चला जाएगा। उसके बाद देखो क्या आएगा 67, 71 और 73 जाता है क्या, नहीं 73 भी नहीं जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का अभाज्य संख्या हो जाएगा। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ये होगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, इकाई अंक अपने को निकालना है भाई, इकाई अंक निकालना है। तो ये सब संख्या से मतलब ही नहीं है, केवल किस संख्या से है, ये यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस से मतलब है अपने को। 9 18 9 या 27, 7 आया, 7 में 1 का गुणा करोगे 7 आएगा, 7 सत्ते 49, 9 आएगा, 9 का 1 से गुणा करोगे 9, और 9 का 3 से गुणा करोगे 9 18 9 या 27, मतलब क्या आएगा 7 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। आ गया भाई समझ में। ठीक बना सभी से। अगला 39 नंबर का सवाल देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। ठीक है, मान लो इसका क्रय मूल्य अपना मान लेते हैं 100, अगर सीपी अगर क्या मानेंगे 100 मानेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक, मतलब उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 135, 35% अधिक है मतलब 35 रुपया एक्स्ट्रा है बोल रहा है भाई। सीपी मान लो 100 रुपया है, 35% अधिक है उसका अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना बोल रहा है 135 बोल रहा है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसी अंकित मूल्य पर 20% की ये क्या करेगा भाई, छूट देगा, याद रखोगे। ठीक है, इसी पर 135% पर क्या करेगा ये 135 रुपए पर 20% का छूट देगा। 20 एक कम 20, 20 84, 20 25 100, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस में 27 रुपया वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, और उसी 27 रुपया का छूट देने के पश्चात उस वस्तु को ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, कितना 135 में से 27 रुपया को घटा दो, कितना आएगा देखो, 8 जा रहा है 0 और 1, मतलब क्या आ रहा है 108। 108 रुपया में वो बेचा है भाई, 100 रुपया में खरीदा है, 108 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको बताओ। प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का भाई, प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का। उसका लाभ प्रतिशत निकालो बोल रहा है, 8 रुपए का लाभ हो रहा है, और 100 रुपीस उसका क्या है, सीपी है, इनटू क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कटेगा, आंसर कितना आएगा 8% ही आएगा। कहाँ पे है 8%, देखो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 8% आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, बनेगा ये। ठीक है, अगला सवाल देखो 40वें नंबर का, क्या बोला जा रहा है, 1500 रुपए की धनराशि पर
5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, देखो 1500 रुपए है, 5% वार्षिक दर है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, डिवाइडेड बाई 100। ऐसे 4-5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन देगा ना, इसी क्वेश्चन एक क्वेश्चन को नहीं देगा भाई, ऐसे फॉर्मेट के 4-5 सवाल को देगा और उसको सही जोड़ी मिलाव वाले में बनाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। सेम सवाल ऐसा टाइप का रहेगा, इसी सवाल को 4-5 पॉइंट बनाएगा, एक तरफ सूची एक तरफ सूची 2, और उसको आपको मिलाना होगा और बनाना होगा। ऐसा सवाल अभी ट्रेंड में है ना? तो ये सेम देख लो, ऐसा आएगा, कितना आएगा? 15 या 45, 45 गुणित 5 करोगे कितना आएगा? 225। ठीक है, क्लियर भाई? चलो मैथ्स के सवाल बन गए पूरा। अब थोड़ा इंग्लिश का सवाल देख लो। 41 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नरेशन। नरेशन के बारे में यहाँ पे बताना है ना? क्या बोल रहा है? डायरेक्ट से बनाना है अपने को इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? द इंटरव्यूअर सेड राजीव आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। मैं तुमसे क्या हूं? खुश हूं भाई। जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यूअर है वो ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सैड के जगह, जब सैड के जस्ट बाद क्या आ रहा है? राजीव, कोई व्यक्ति आ जा रहा है ना? सैड के बाद कोई श्रोता है, तो श्रोता में यहाँ पे पहला रूल क्या लगता है? सैड के बाद अगर कोई श्रोता है तो यहाँ पे उसको टोल्ड में वो कन्वर्ट हो जाता है, ना कि वो सैड रहता है ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? टोल्ड। कहाँ कहाँ पे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे सैड है, ये गलत है, सेज है, ये गलत है, टोल्ड। तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। दो आंसर को आप काट सकते हो। छोटी छोटी ट्रिक से, छोटा छोटा जो रूल है उसी से ही आप क्या कर सकते हो? सब क्वेश्चन को बना सकते हो भाई। लेकिन ये एलिमिनेशन का मेथड थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो आई एम आ रहा है, ये एम जब अपन क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे। आई एम है देखो, तो ये आई एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? इसमें याद रखना, ये प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखोगे पास्ट सिंपल में क्या लगता है? वास। तो आई एम की जगह यहाँ पे क्या होगा? वास होगा, है ना? वास होगा। ये क्लियर? कहां पे है देखो, इसको आप खोजो। ही वॉस, यहाँ पे देखो ही वॉस, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ही इज इम्प्रेस्ड विथ यू। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दो चीज पता कर लिए, क्वेश्चन बन गया ये। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अगला देखो 42 नंबर का सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म अपने को बताना है, वॉइस का है भाई। क्या बोल रहा है देखो, पहले एक्टिव वाले में अपने को वॉइस में देखना है। ठीक है, सी 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 सभी का सवाल आ रहा है क्या? ठीक है, सही है भाई। एक्टिव बनाना है अपने को, देखो तो एक्टिव बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे वास नॉक्ड आ रहा है, इसको ध्यान से देखना है ना? ठीक है, वास प्लस V3 में है, तो ये एक्टिव वॉइस जब इसको बनाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? पास्ट में आएगा। ठीक है, पास्ट सिंपल में आएगा भाई, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में आने के बाद इसमें जो वर्ब रहेगा वो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, याद रखना। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। ओके, क्लियर है? अब देखो क्या क्या आ रहा है भाई। नॉक्ड का नॉक्ड ही होगा। ये नॉकिंग वाला दिख रहा है, गलत है। नॉक्स दिख रहा है, ये भी गलत है। हेड नॉक्ड नहीं होगा भाई, क्योंकि हेड थोड़ी लगेगा। पास्ट सिंपल में हेड लगता है क्या? नहीं लगता। केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, सी है। 1 2 3 ऐसे काट दिए इसको, है ना? क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा क्या नहीं हो सकता ये सोच लेना। 43 नंबर का देखो क्या हो जाएगा।
क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, ठीक है। विलोम शब्द इसका मतलब क्या होगा, एकदम हानिकारक या विषैला टाइप का, हानिकारक या क्या होता है, विषैला होता है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले देखे हो ना, वही वाले हैं, है ना। तो यहाँ हानिकारक होगा या विषैला होगा, ये क्या होता है, एक प्रकार का घातक चीज होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ, बेनिफिशियल हो जाएगा भाई। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, लाभप्रद होगा, है ना। हानिकारक जो है वो लाभदायक होगा, याद रखना, लाभदायक होगा, ठीक है। बेनिफिशियल याद रखोगे, लाभदायक या फायदेमंद। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चौवालीसवें नंबर का सवाल देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, समानार्थी बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब देखो, डी डी सभी का सही है भाई। नादिर मतलब क्या होगा इसका, एकदम पतन का समय खत्म होने वाला है ना, पतन का समय, पतन का समय, है ना, एकदम अंतिम वाला स्थिति याद रखना, या किसी स्थिति का सबसे निचला स्तर, सबसे निचला स्तर याद रखोगे, निचला स्तर, ठीक है। समानार्थी बताना है इसी के समान, लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं ना, एकदम मेरा लो पॉइंट चल रहा है, मतलब एकदम निचला स्तर चल रहा है, ठीक है। अपेक्स, जेंस, पीक, ये सब क्या होगा भाई, एकदम ऊंचा, पीक टाइम चल रहा है, पीक टाइम मतलब ऊंचा वाला हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, पतन का समय सबसे निचला स्तर, या क्या बोलेंगे उसको, लो पॉइंट बोलेंगे। मुहावरा बताना है यहाँ पे, देखो पूछा जाता है मुहावरा एक दो, ठीक है। मुहावरा पूछा जाता है भाई, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, द मैनेजर हायर्ड हिम प्योरली, उसका जो मैनेजर है वो उसको क्या कर रहा है, हायर कर रहा है, अपने कंपनी में रख रहा है, डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव की कमी है, फिर भी उसको क्या कर रहा है, हायर कर रहा है ना। अनुभव की कमी के बावजूद भी मेरिट के आधार पे या योग्यता के आधार पे उसका क्या किया जा रहा है, सिलेक्शन किया जा रहा है, मुहावरे का मतलब है, ठीक है। तो यहां पे याद रखोगे ऑन हिज मेरिट, याद रखना, ऑन मैरिड, ऑन मैरिड, या याद रखना योग्यता के आधार पे, यही बोलते हैं ना, उसमें अनुभव की कमी है फिर भी उसको सेलेक्ट किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन, उसका योग्यता उतना है, ठीक है। तो ऑन मेरिट याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। जलहीन में कौन सा तत्पुरुष समाज है बताओ, तो जलहीन याद रखना, अपादान, अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में, जलहीन बोल रहे हैं, जलहीन कहने का मतलब है पूरा सूखा वाला स्थिति, वहां पे जल नहीं है भाई, है ना। तो अपादान से अलग होने के अर्थ में यही बोलते हैं ना, तो जल हीन करके याद रखना, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। फिर अगला देखो 47 नंबर का, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य क्या होगा इसमें से, देखो जहां पे शब्द में जैसे वाला आया वर्ड, वही क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है भाई। जैसे वाला शब्द कहां पे, देखो जैसे ही बस से उतरे रिक्शे वाले दौड़ पड़े, है ना, ऑटो चाहिए बोलते हैं ना, तो जैसे ही बस से उतरे रिक्शे वाले दौड़ पड़े करके याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा भाई। 48 नंबर का सवाल देखो, तुम दौड़कर चलते हो, वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। ये दौड़कर वाला क्या है बताओ, दौड़कर क्या बोल रहा है भाई, इसका क्रिया बता रहा है, लेकिन दौड़ कर आ रहा है, चलते आ रहा है, तो ये इसके क्रिया विशेषण को बताएगा, क्रिया के विशेषता को बताएगा, याद रखना क्रिया विशेषण सही होगा 48 का, क्रिया विशेषण, ठीक है। फिर देखो मुहावरे का अर्थ 49 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उसका
चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से बताता है। बिन पेंदी का लोटा होना, बिन पेंदी का लोटा होना मतलब समझते हो ना, जो एक मानसिक विचारधारा का ना हो, मतलब कभी मंडी इंस्पेक्टर कर रहा है, तो कभी आरआई का तैयारी कर रहा है, कभी पटवारी का कर रहा है, कभी प्रयोगशाला का कर रहा है, नीट का तैयारी कर रहा है, जेई का, ये टाइप का मानसिक स्थिति है ना। बिन पेंदी का लोटा मतलब इधर उधर स्विच होते रहना, उसका मन स्थिर ना रहना, यही क्या कहलाएगा, बिन पेंदी का लोटा। जो एक स्थान विचारधारा मानसिकता या मूल्यों पर स्थिर ना रहे वो क्या कहलाएगा, बिन पेंदी का लोटा कहलाएगा। ठीक है, लास्ट देखो 50वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द में से सही वर्तनी क्या होगी। समझ, समझ नहीं होता भाई, तुम समझ रहे हो ना, तो समझ नहीं होगा, समझ, समझ होगा, है ना। क्या होगा, समझ। ऑप्शन नंबर बी, ये छ वाला भी नहीं होगा, स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका ये प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट होता है। ओके, तो लगभग लगभग पूरा अपन ये हफ्ते तक पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब ये 100 क्वेश्चन का भी रहेगा, थोड़ा अपन एक दो सेट के बाद आप उसको 100 क्वेश्चन तक देखते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखना भाई, थोड़ा ये लास्ट टाइम है ना। एक हफ्ते में सब किसी का मन यही रहेगा, नहीं चल मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगले एग्जाम को टारगेट करता हूँ। ये वाली मानसिक स्थिति किसी भी एक बच्चे में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हर बार यही सोचोगे और कभी भी ये नेक्स्ट वाला एग्जाम नहीं आएगा। अपने आप को अभी एक हफ्ते तक और बांध के रखना है, जैसे अभी पढ़ते आ रहे हो, मन लगा करके 6-6 7-7 घंटा का भी हम लोग क्लास लिए हैं, है ना। तो उस टाइम पे जब इतना पेशेंस से आप लोग क्लास अटेंड किए हो, देखे हो, तो लास्ट का एक हफ्ता भाई ऐसे मानसिक स्थितियों वाले से थोड़ा दूर हटो। या कोई दोस्त में भी, सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार नहीं कर सकते, इसको छोड़ दें, तो वैसे लोगों का बस बात अनसुना करो, है ना, मानना नहीं है भाई। क्योंकि पहले जंग लड़ने जा रहे हो आप, कहाँ पे, एग्जाम हॉल में, उससे पहले ही खुद हार के बैठे हो, तो वहां पे बनने वाला पेपर भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ चुके हो एकदम सफिशिएंट पढ़ चुके हो, अभी भी एक हफ्ते के टाइम है, आराम से रिवीजन करते चलो। जितने भी 2 फरवरी से हम लोग लाइव क्लास देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसको भी एकदम 2x की स्पीड में भी एक बार देख सकते हो, है ना। अगर नहीं देखना चाहोगे तो अभी लास्ट के टाइम में चुपचाप जितना थ्योरी पढ़ना है पढ़ लिया है, अब खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले कक्षा में, है ना। हम्म, हाँ।